उसका भी एक हिस्सा है। उस हवाले से कुछ नोट्स शेयर किए थे कि ये जो टीबी का मर्ज होता है, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? कोई ट्यूबरकुलोसिस। जी, उर्दू में उसको बोलते हैं तपे दिख, दिख का मर्ज। तो उसके हवाले से जो कुछ मैंने मवाद शेयर किया था, मैं चाहता हूँ कि कोई तालिब इल्म उसको ठहर ठहर कर पढ़े, इस अंदाज में कि सबको सुनाई भी दे, और फिर इस दौरान मुझे इतना वक्त भी मिल जाए कि मैं ये कैमरे का जो मसला है उसको भी अटेंड कर सकूँ। खोल लीजिएगा पहले से आप, जिनके पास है वो लोग उसको ओपन कीजिएगा। ग्रुप में मैंने जो शेयर किया था। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा मर्ज़ है जिस पर हालांकि इसका इलाज है, इलाज दस्तयाब है, लेकिन अवामी आगाही कम है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं होने के सबब इस मर्ज़ से भी आपको मालूम है, बड़ी तकलीफ की बात यह है कि लोग मौत के मुंह में जाते हैं या बहुत ही संगीन सेहत के हवाले से मसाइल का शिकार होते हैं। तो इस पस मंज़र में ये भी सेहत के हवाले से बड़ा ही अहम मौजू है। और जो हेल्थ जिनकी बीट होगी और जो तलबा हेल्थ जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं उनके लिए ये जानना भी बहुत अहमियत रखता है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो कलीम, आप वो ओपन कर सकते, ओपन करके पढ़ सकते। यस सर। कल मैंने दो अलग अलग फाइल शेयर किए थे, उसी में से उसका खुलासा आपको पढ़ना है। मुझे टीवी के बारे में क्या जानना चाहिए? जी। टीबी बर्कुलोसिस, टीबी क्या है? टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हवा में तैरने वाले बैक्टीरिया से होती है। ये सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक मसाइल का सबब बन सकती है, ख़ास तौर पर अगर ये बीमारी जल्दी ना हुई तो हुई हो। लेकिन टीबी काबिल इलाज है और इसकी जांच और इसका इलाज मुफ्त और राजदाराना है। टीबी लगभग जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है, लेकिन फे, फैक्ट्रियों और गले में होने वाले टी, टीबी ही वो वाहिद किस्म है जो मुतअद्दी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकती है। टीबी काबिल इलाज है और इसका इलाज हर शख्स के लिए मुफ्त और राजदाराना है। आपको टीबी किस तरह होती है? जिस मुतअद्दी टीबी में मुब्तला हुई शख्स खांसता खांसता या छींकता है तो वो हवा में ऐसे नन्हे नन्हे कतरे बिखरता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। उन बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा तादाद को सांस के ज़रिए अंदर खींचने के बाद आपको टीबी होने का खतरा हो सकता है। इसलिए अगर टीबी में मुब्तला कोई शख्स आपके साथ रहता है या आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त सिर्फ सर्फ करता है, तभी आपको टीबी होने का ज़्यादा इम्कान होता है। कुछ लोग सांस के ज़रिए बैक्टीरिया अंदर खींचते ही फ़ौरन टीबी के मरीज़ हो जाते हैं। दूसरे लोगों में बैक्टीरिया जिस्म में सोया रहता है और उन्हें बीमारी नहीं होता। ऐसे पोशीदा टीबी कहा जाता है। लेकिन पोशीदा टीबी कभी कभार काफ़ी लोगों के बाद भी बेदार हो सकती है और आपको बीमार कर सकती है। इसके पेश आने का इम्कान उस वक्त काफ़ी ज़्यादा होता है जबकि बीमारी या दीगर दबावों की वजह से आपका दफ़ाई निज़ाम ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो। अलामत:
3 हफ्ते तक खांसना, वज़न में कमी, बुखार, रात में पसीना, थकान या थकन, भूख का फकदान। टीबी के अलामत आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो सकती है और मुमकिन है कि आप में वो सभी अलामत ना हो। अगर आपको तशवीश है तो हमेशा किसी डॉक्टर से दिखा लें। टीबी होने का इम्कान कैसे है? किसी को भी टीबी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले में टीबी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आपको टीबी का ज़्यादा खतरा लाहक रहता है जब आप सहराए अफ्रीका, जनूबी एशिया, मशरक़ी यूरोप के हिस्सों या टीके आला शरह वाले दिगर ममालिक में पैदा हुए थे या उनसे आपका ताल्लुक़ है। आप बेघर हैं या ख़राब हो हवादारी या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले मकान में रहते हैं। आप मुंशियातुल कहल के आदी हैं। HIV या कुछ दिगर बीमारियों के ज़रिए आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो गया है। मुझे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अगर आपको इस बात की फ़िक्र हो रही है कि कहीं आपको टीबी न हो गई हो या कहीं आपने टीबी के बैक्टीरिया को सांस के ज़रिए अंदर खींच लिया हो, तो हत्तिल इम्कान जल्द डॉक्टर से बात करें। जितनी जल्द आपका इलाज होगा, आपको तशवीशनाक तौर पर बीमारी होने या दूसरे लोगों को टीबी मुनक़तिल करने का इतना ही कम इम्कान रहेगा। अगर आपको टीबी है तो आपको टीबी ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवा का निसाब दिया गया है। टीबी स्पेशलिस्ट नर्स आपके पूरे इलाज के दौरान आपकी मदद करेंगे। मालूमात और मनावित का ज़राए। हो गए सर? हेलो सर, नहीं है क्या अकमल भाई? लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हो गए। नेटवर्क इश्यू है सर क्या? जी कलीम। यस सर, मैंने पढ़ दिया सर। तो दूसरी वाली डॉक्यूमेंट भी थी अकमल? जी सर। उसमें खैर कैमरा मेरा रेस्टोर हो गया है। मैं उसको शेयर करता हूँ। मेरे हिसाब से आप लोगों को ग्रुप में है वो, तो आपके लिए आसान है, ज़्यादा मसला नहीं। वैसे मैं यहाँ से भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अजीज तालिब इल्मों, टीबी के हवाले से उर्दू में आपके लिए कंटेंट मौजूद है, मवाद है, उसको शेयर किया मैं कल। तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने तलबा ऐसे हैं जिन्होंने उसको पढ़ने की जहमत गवारा की। कोई बता सकता कि उसको किसी ने पढ़ा भी है? सर पहले वाला पेज नहीं पढ़े हैं, बाद बहुत लंबा बात है। असल में दरअसल ये दूसरा वाला जो 52 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है, शहाबुद्दीन आपने भी पढ़ा, ये डॉक्यूमेंट दरअसल हेल्थ वर्कर्स के लिए, यानी वो लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं उनकी मदद के लिए तैयार किया गया है। मकसद क्या है कि उनके पास भी इस मौजू पर वाज़ेह मालूमात होनी चाहिए, आखिर टीबी का मर्ज़ है क्या। और चूँकि हालांकि ये हेल्थ वर्कर के लिए तैयार किया जाने वाला लिटरेचर है, मवाद है, इंफॉर्मेशन है, ब्रोचर है, लेकिन हमारे लिए भी कारआमद है, क्योंकि
जब सहाफ़ियों को इस हवाले से कुछ लिखना हो या कुछ उस पर अपनी बात टेलीविज़न के लिए पेश करनी हो, यानी लिखना हो तो प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया, तो हर दो सूरतों में उनके पास मवाद होना चाहिए। तो ये मवाद यहाँ पर उसी तरह की ज़रूरत की तकमील करता है। और तलबाए सहाफ़त के लिए जो सहाफ़त बराए सेहत का पर्चा पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये इस तरीके से कारआमद है कि टीबी के हवाले से आम तौर पर तलबा की ये भी ख्वाहिश होती है कि सर अगर हमें नोट्स मिल जाएं, क्योंकि अभी आप लोगों ने 12वीं का इम्तिहान पास किया है और पहली मर्तबा मतलब ग्रेजुएशन का पहला साल है, तो उसमें यूनिवर्सिटी की सतह पर ख़ास तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सतह पर किताबें हैं, लेकिन ये किताबें एज़ पर सिलेबस आपको नहीं मिलेंगी। ऐसे में जो भी नोट्स मिल रहे हैं, दरअसल वो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हो गए हैं। अब इनको पढ़ना है और पढ़कर आपको समझना है। इसमें से भी अगर उर्दू में पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी आप पूछ सकते हैं। अकमल, मैं चाहूँगा कि पेज नंबर 5 से आप स्टार्ट करें, जो कि इस वक्त मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ। टीबी क्या है, ये डॉक्यूमेंट सेकंड है, उसका पेज नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीबी क्या है? टीबी एक मरीज है जो जरासीम की वजह से होता है। जरासीम छोटे एक गैर मर्ज है, मरीज नहीं, टीबी एक मर्ज टीबी एक है। मर्ज है जो जरासीम की वजह से होता है। जरासीम छोटे गैर मरई नामियात होते हैं जो इंसान के जिस्म समेत हर जगह पाए जाते हैं। ज़्यादातर जरासीम गैर मुज़र्रत रसां और यहाँ तक कि मुफीद भी होते हैं। मादे में पाए जाने वाले जरासीम मुफीद जरासीम की मिसालों में शामिल हैं जो हमारी खाई हुई ग़ज़ा को हज़म करने में मुआवन होते हैं। लेकिन कुछ जरासीम मुज़रत रसां हैं और ऐसे अमराज का बास हो सकते हैं जिन्हें हम इन्फेक्शंस तअद्दी कहते हैं। टीबी का बास बनने वाले जरासीम इसी किस्म के होते हैं। अगर जरासीम खुद को जिस्म के अंदर किसी हिस्से से मुंसलिक कर देते हैं और अफजू हो जाते हैं और जिस्म बज़ात खुद उसके दिफा पर कादिर नहीं होता है, तो आपको टीबी का मर्ज लाहक हो सकता है। फेफड़ों में टीबी हो जाना बहुत ही आम है, लेकिन यह आपके जिस्म के दीगर हिस्सों, मिसाल के तौर पर सर, लम्फी 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 गदूद या दिमाग में भी हो सकता है। टीबी का बायस बनने वाले जरासीम को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, खुद जरसूमियाती जरथूमियाती तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ठहर जाइए। किसी तालिब इल्म को यहाँ पर अभी जो कुछ पढ़कर सुनाया गया है या जो कुछ स्क्रीन पर देख रहे हैं, समझने में कुछ दिक्कत, तो वो बराए करम बता दें। एक मरतबा हम इसको देखिए, पढ़ेंगे, समझेंगे, सिर्फ नोट शेयर कर देना आपको इम्तिहान में। आप लोग माशाल्लाह से आप लोग तो नकल मारने वाले नहीं हैं, जो दूसरों की बात कर रहा हूँ, नकल मार के पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको समझ भी रहे हैं, और हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका पता इसी वजह मतलब इसी तरीके से लगाया जा सकता है कि आपसे पूछा जाए और आप उसका जवाब दे सकें। तो 13 तलबा इस वक्त क्लास में है, तो बताइएगा कि कौन इसका जवाब दे सकता है। किसको? ये शहाबुद्दीन जी सर, मुझे 2-3 अल्फाज इसमें समझ में नहीं आए हैं। जी जैसे कासाए सर, नंबर 1 कासाए सर है, और नंबर 2 लम्फी गदूद, क्या है इसके मतलब क्या होता है? जी, हम यहाँ पहले जो पहली सतर है उससे इसे शुरू करते हैं। टीबी क्या है? टीबी दरअसल ये जो टीबी है ये शॉर्ट फॉर्म है अंग्रेजी का टीबी का। उसका यहाँ पर आगे कहीं पर उसका एक्सपेंशन भी है कि किस चीज़ का वो शॉर्ट फॉर्म है, वो भी बताया गया है। टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बीमारी है। पहला सेंटेंस देखिए आप, टीबी एक मर्ज है, बीमारी है। ये जब किसी को लाहक होता है तो कैसे लाहक होता है? दौरे हाजिर में हम कोरोना के दौर में जी रहे हैं, तो कोरोना भी एक वायरस है। तो टीबी कोरोना जैसा मर्ज है। कोरोना किस तरीके से होता है
वो हम जानते हैं, मीडिया में कवरेज भी हुआ है, हमने क्लास में भी पढ़ा है। तो ऐसे ही टीबी की जो सबसे पहली पहचान है, टीबी एक मर्ज है। इस मर्ज, ये मर्ज कैसे लाक होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो लाजिम बात है इसके लिए भी जरासीम, वायरसेस जो है वो इसका रीजन होते हैं। अब जरासीम की शनाख्त बताई गई है। जरासीम सवाल किसने किया था अभी? शहाबुद्दीन ने। जी सर। जी शहाबुद्दीन, आइए हम अभी फर्स्ट लाइन में हैं, यहाँ पर आप मदद कीजिएगा हमारी कि हम पहले फर्स्ट लाइन को समझ जाएं, तो फिर अगली सत्रों में आपका जो कासा है गदाई, कासा के माने कटोरे के होते हैं, वो जो कासा है गदाई आमतौर पर वो होता है जो मांगने वाले अपने पास जो बर्तन लेके जाते हैं ना, उसको कासा बोलते हैं। जी जी, कासुन मतलब प्याला होता है सर। जी, तो अब यहाँ पर सर के वो लिया जा रहा है, हम उसको समझेंगे। अभी पहले हम पहली सतर में आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है जरासीम छोटे गैर मरई नामियात होते हैं। बताइए क्या इसके माने आप समझे हैं? छोटे, छोटे तो लाजिम बात है, बिल्कुल बहुत ही उसकी शक्ल बहुत छोटी होती है, उनकी जसामत जो है वो जरासीम बहुत छोटे छोटे हैं। गैर मरई नामियात होते हैं। मरई जी सर जिसे आंख से नहीं देख सकते। हाँ, इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनको हम आम सादा आंख से नहीं देख सकते। तो जरासीम छोटे गैर मरई नजर ना आने वाले नामियात होते हैं, मादे होते हैं, अजसाम होते हैं, मतलब उनकी जो कुछ जिस्म और उनकी जो शक्ल होती है वो इतनी छोटी होती है कि हम सादा आंख से उनको नहीं देख सकते। पहली चीज, टीबी एक मर्ज है, नंबर 1। नंबर 2, ये मर्ज जरासीम से, वायरसेस से होता है। ये वायरस जो होते हैं इनकी जो शक्ल होती है वो बहुत छोटी होती है, जिसको सादा आंख से नहीं देखा जा सकता। और ये जो वायरस होता है, ये जो जरासीम होते हैं, उर्दू में उसको वायरस को जरासीम बोलते हैं, जो इंसान के जिस्म समेत, यानी इंसानी जिस्म पर भी और जिस्म के बाहर भी हर जगह होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। सेकेंड लाइन में आ गए हम। अब आगे लिखा है, इसमें आगे बताया जाता है इसकी तारीफ में कि ज्यादातर जरासीम गैर मुजरित रसा हैं, यानी जो बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते। चूंकि ये जरासीम छोटे होते हैं और जब इनका वेट बिल्कुल कम होता है, तो लाजिम बात है ये हवा के दोष पर, एयर वेव्स पे ये सफर करते हैं। हवा जिधर चलती है ये उधर फैल जाते हैं, ठीक है, ये छोटे होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हम हो सकता है जब हम सांस ले रहे हैं तो इस हवा के जरिए से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो वहाँ अंदर पहुँच रहे हैं। इसीलिए जैसे ये जो कोरोना वायरस है, इसकी भी जो तारीफ बयान की गई है, इसको भी जो डिफाइन किया गया है कि ये हवा के जरिए से फैलता है। इसीलिए चेहरे पर मास्क लगाने को कहा गया है, क्योंकि उसका इलाज भी नहीं है। तो हम मास्क के जरिए से वो जो नजर ना आने वाला जो वायरस है वो हमारे अंदर दाखिल ना हो। आगे इसी सेकंड लाइन में है, और यहाँ तक कि मुफीद भी होते हैं, यानी बाज वायरसेस बाज जरासीम मुफीद भी होते हैं। अब मुफीद जरासीम की मिसाल क्या है? यानी ऐसे वायरस, ऐसे जरासीम जो कि समझिए कि सेहतमंद है, जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, उसकी मिसाल बता सकते हैं? दूध से दही बनता, जी बताइए। बताइए। सर दूसरों तक जो बीमारी नहीं पहुंचता है वो तो हमारा अंदरूनी बीमारी है, जैसे कि बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, या फिर कोई भी जिसमें अंदर की कोई बीमारी होती है, वो एक दूसरे तक नहीं फैलती। इस हमारे सबक से आप क्या बात लिंक कर रहे हैं, कौन सी बात को जोड़ रहे हैं या बता रहे हैं? हमारा ये सवाल था कि जब हमने कहा कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, जो जरासीम हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो मेरा ये सवाल था, कोई मिसाल दीजिए आप उसकी।
जी बताइए। सर लैक्टोबैसिलस ये दही में पाया जाता है। और दही हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी की मिसाल है कि बहुत सारी, किसकी मिसाल है, जब हमने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि बाज़ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं हमारे लिए। दही की जो मिसाल है, दूध से जो दही बनता है उसके लिए वही बैक्टीरिया मिला है। जैसे रोटी में जो खमीर बनता है वो भी उसकी मिसाल है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए एक पैराग्राफ, एक पेज कलीम ने पढ़ा, एक तकरीबन आधा पेज अकमल ने पढ़ा है, तो सिर्फ पढ़ लेना और इम्तिहान के लिए समझिए कि नोट्स आ गए बल्कि उसको सेव करके रख लेना काफ़ी नहीं। ताकि मतलब आप तलबा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शरीर हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, जो समझते नहीं हैं और सिर्फ नकल की तैयारी करते हैं कि हो सकता है इस पर सवाल आ जाए तो इसको सेव करके रखेंगे। वो टीवी के मुतालिक उर्दू में मवाद तो मिल गया है, कंटेंट तो मिल गया है, और फिर उस दिन नकल करेंगे। लेकिन अजीज़ तालिब इल्मों, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और जर्नलिज्म का कोर्स है, सहाफ़त बराए सेहत का पर्चा है, और इसमें ख़ास बात यह है कि इस कोर्स की आप ग्रेजुएशन मुकम्मल करके भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बशर्ते कि आप मेहनत करें, आप अच्छे से अपनी ज़बान को दुरुस्त करें, तर्जुमा करना सीखें, एक से ज़ायद ज़बानों पर आप उबूर हासिल करें। आप यकीनन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आप इंडस्ट्री का रुख कर सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी तालीम है, ऐसा कोर्स है जिसकी बुनियादों पर, जिसके बलबूते पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, नौकरी हासिल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बगैर समझे कि हमारा एक लफ्ज़, एक शब्द, एक वर्ड भी पढ़ना हानिकारक है हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए। तो उसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हम पढ़ें उसको समझेंगे। हमने अभी क्या समझा कि बाज़ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जरासीम होते हैं जो हेल्थी होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचाते और जिसको हम खाते भी हैं या जिसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है कि हमारी मैदे में, मैदा मीन्स लीवर, जहाँ पर एक इंसान के जिस्म में जो ग़िज़ा जाती है उसको हज़म किया जाता है, मैदे में पाए जाने वाले जरासीम मुफीद जरासीम की मिसालों में हैं। यहाँ लिखा है कि हम जो खाना हज़म करते हैं, तो जिसके लिए हमारा बॉडी का जो पार्ट है, लीवर अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू में उसको मैदा कहते हैं, वो उसकी मिसाल है कि वहाँ भी इंसानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अंग्रेज़ी शब्द है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज का अगर कोई तालिब इल्म रोज़ाना की बुनियादों पर कोई एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का उर्दू में लिख रहा है, सीख रहा है, अपनी वोकैबुलरी बढ़ा रहा है, तो यकीनन वो ये इस वर्ड को भी लिख सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, उर्दू में उसको हज़मी निज़ाम बोलते हैं। यहाँ पर हम आगे वापस जो स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं उस पर हम लौटते हैं। मैदे में पाए जाने वाले जरासीम मुफीद जरासीम की मिसालों में शामिल हैं, जो हमारी खाई हुई ग़िज़ा, यानी जो ग़िज़ा, जो कुछ खाना हम खाते हैं उसको हज़म करने में हेल्प करते हैं। मुआविन होते हैं, मददगार। मुआविन के माने मुआविन, मदद करने वाला, मददगार, हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरिया, ये जरासीम हमें अपनी ग़िज़ा डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सबको समझ में आ गया? जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वो अपना हैंड रेस कर दें। सभी लोगों को अगर समझ में आया तो सब अपने हैंड रेस करें। तीन लोगों ने किया है, 4 लोगों ने किया है, 5। सब लोग हैं हमारे साथ? तो फिर सबको हैंड रेस करना है। अगर समझ में नहीं आया है तो पूछिएगा, हम आपको समझाएंगे। चलिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड पैराग्राफ में आते हैं जो कि अकमल ने आप लोगों को पढ़कर सुनाया है और ये कल ही से आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है। अब ये इसको रख लेके नहीं बैठना है, इसको पढ़ना है, समझ में आ गया तो रीराइट करना है ताकि लिखने की प्रैक्टिस हो, नंबर 1। नंबर 2, हमें अच्छे से और समझ में आ जाए। इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि लिखने से हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, इसको लिखने से हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस सवाल को लेकर वो बढ़ेगा, और यही कॉन्फिडेंस लेवल
हमें इम्तिहान से पहले वाली रात चैन की नींद भी देगा। अगर हमारे पास ये कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर हम इम्तिहान से पहले वाली रात सही से सो नहीं सकते और उसका असर इम्तिहान हाल में पड़ेगा। एंड इम्तिहान के वक्त नींद आएगी या आपकी तबीयत अगर ठीक ना हो तो आप इम्तिहान सही से नहीं लिख पाएंगे। सेकंड पैराग्राफ, लेकिन कुछ जरासीम मुजरित रसा हैं, यानी बाज ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, ऐसे भी जरासीम हैं जो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया का जो नुकसान होता है वही नुकसान मुख्तलिफ अमराज की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में सामने आता है, जिनको हम इन्फेक्शन तादी कहते हैं। शहाबुद्दीन, तादी के माने क्या है? है शहाबुद्दीन हमारे साथ? अकमल, फैलने वाला सर। और मुताद्दी? इसी से बना है जी, वो भी इसी से बना है। इसी से बना तो है, लेकिन फर्क क्या है फिर दोनों में, तादी और मुताद्दी? सर मुताद्दी सर हवाओं के जरिए फैलता है और ताद्दी अंदर ही अंदर। आप कॉन्फिडेंट है या आपने गेस किया है? सर गेस ही किया सर। तो बराए करम इस तरह के जवाब से अवॉइड कीजिएगा जब आप गेस करें। अब एक शब्द आ गया है तादी, तो इसमें बेहतर ये है, जैसे हम इम्तिहान हाल में बैठे हैं वहाँ पर भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो गया जब हम लिख रहे हैं, इम्तिहान हाल में नहीं बल्कि आप लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठकर लिख रहे हैं और शरीर तलबा जो है वो नकल के बारे में सोचते हैं, मतलब शैतान उन्हें, आप सभी तलबा अच्छे हैं, दरअसल जो शैतान है ना, मरदूद मलून, वो क्या करता है, आप लोगों को भटकाता है कि कौन देख रहा है, क्यों ना गूगल की मदद से इस सवाल का जवाब तलाश कर लिया जाए, क्यों ना घर में बैठे किसी फर्द या कमरे में बैठे किसी अपने दोस्त से मदद ली जाए। वो इस तरह के जो शयातीन होते हैं ना, वो ख़ास तौर पर तलबा को सताते रहते हैं, तो वो इस तरह का ख्याल डालते हैं। लेकिन मैं उन तलबा की बात कर रहा हूँ जो ऐन इम्तिहान में लिखते वक्त वाकई थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्फेक्शन के माने जो क्लास में डिस्कस हुए थे वो तादी, फैलने वाले के हवाले से, वो तादी एक से दूसरे को लग जो फैलती है बीमारी वो। तो अब इन्फेक्शन को क्या लिखा, कंफ्यूजन आ गया। तो इन्फेक्शन का लफ्ज आप एज इट इज यूज कर सकते हैं उर्दू में भी। वजह ये है कि ये उर्दू में इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि अगर ये लिखा भी जाए तो उसको समझा जाता है बहुत से। जैसे टीबी का मर्ज है, अगर हालांकि टीबी ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आप उर्दू में भी टीबी लिख सकते हैं क्योंकि इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया। आप जैसे यहाँ पर आगे जो इसको लिखा भी गया है कि ट्यूबरकुलोसिस को तपे दिख कहा जाता है, उर्दू में भी उसकी इस्तिलाह है। और आप तलबा को मालूम होना चाहिए कि आप लोग आज़ाद हिंदुस्तान की, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकलौती एक उर्दू यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी वाक़ई है शहर हैदराबाद में। लेकिन दुनिया की सबसे पहली उर्दू यूनिवर्सिटी भी इसी शहर हैदराबाद में थी, पूरी दुनिया की सबसे पहली उर्दू यूनिवर्सिटी, और उसका नाम था उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामे उस्मानिया। अजीज तालिब इल्मों, वहाँ पर MBBS भी पढ़ाया जाता था। जो मेडिसन आज हम देखते हैं, ये मेडिसन जामे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता था, और पूरे का पूरा उर्दू में पढ़ाया जाता था, स्टेट की लैंग्वेज थी। और इस यूनिवर्सिटी में लॉ का कोर्स भी उर्दू में पढ़ाया जाता था। और हमारे मुल्क के एक वजीर आजम गुजरे हैं, PV नरसिम्हा राव, वो इसी यूनिवर्सिटी के फारिग थे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक वजीर दाखिला थे SB चौहान, महाराष्ट्र से उनका ताल्लुक था, उन्होंने इसी जामे उस्मानिया से लॉ का कोर्स किया था। बहुत सारे, रियासत आंध्र प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर M चन्ना रेड्डी उनका नाम था, डॉक्टर M चन्ना रेड्डी। उन्होंने, वो डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी MBBS की जो डिग्री ली वो इसी जामे उस्मानिया से ली थी, और उन्होंने सारी तालीम उर्दू में ली थी। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू कोई बहुत छोटी ज़बान है,
उर्दू का दामन कोई तंग नहीं है, बल्कि उर्दू में बहुत सारा काम हुआ है। और ख़ास तौर पर जिस टीबी का हम जिक्र कर रहे हैं, चूँकि ये एक मर्ज़ है और अमराज के मुताल्लिक़ जो मेडिसिन करने वाले स्टूडेंट उनको पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारे जो अमराज हैं उनका तर्जुमा मौजूद है। और उर्दू ज़बान में ये भी सहूलत है, जैसे कोरोना है तो कोरोना का कोई तर्जुमा नहीं हुआ, कोरोना को एज इट इज़ आप कोरोना बोल रहे हैं, ना आपने पूछा ना कहीं पर ये सवाल किसी के जहन में आया, अरे सर हम उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उर्दू में हमें पढ़ना है तो कोरोना को क्या करें, कोरोना को कोरोना ही लिखेंगे। तो ऐसे ही टीबी को आप टीबी लिखेंगे, इन्फेक्शन को आप इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं। अब उस अच्छा बाज़ ऐसे इस्तिलाहात हैं जिसका आपको लिखना चाहिए तर्जुमा, ताकि जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ ये बच्चे अगरचे कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बट दे आर गुड एट इंग्लिश ऑल्सो, तो वो उर्दू जानते हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी भी उनके लिए कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कि आप अगर जब कंफ्यूज हो जाए इम्तिहान हाल में बैठे, और ये सिर्फ उन तलबा के लिए जो कि बहुत ही शरीफुल नफ्स, ईमानदार, दयानतदार, अमानतदार, जो कि आप सब के अंदर ये वाले जो गुण हैं, खुसूसियात हैं, मौजूद हैं। अब ये और बात है कि शैतान बाज़ वक्त आप लोगों को सताता है, तो उस वक्त लिखते वक्त आप कंफ्यूज हो गए कि मैं इन्फेक्शन लिखूं या उसका तर्जुमा लिखूं, तो आप इन्फेक्शन लिख के आगे बढ़ जाइएगा। जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो भी आपको कोई उसका मतलब, ये ऐसी चीज़ जैसे टीबी है, टीबी के लिए आप तपेदिक लिखना जरूरी नहीं, टीबी भी लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे, सेकंड पैराग्राफ में हम थे कि कुछ जरासीम, यानी हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि बाज़ ऐसे जरासीम हैं जो फ़ायदा पहुँचाते हैं। उज़मा ने जैसे बताया कि भाई दूध को जो दही बनाने वाले जो जरासीम उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो हेल्थी हैं, हम उसको अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जिस्म में भी हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मददगार साबित होते हैं, यानी हेल्थी बैक्टीरिया भी होते हैं। अब हम एक ऐसे मरहले पर आए जहाँ पर हम तारुफ पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि बाज़ जरासीम, बाज़ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं, और उन्हीं बैक्टीरियाज में से एक जो शक्ल है, एक जो नाम है, वो टीबी के मर्ज का सबब बनने वाला बैक्टीरिया है। इसमें आगे लिखा है कि टीबी का बास बनने वाले जरासीम इसी किस्म के होते हैं। इसी किस्म से मुराद ऐसे बैक्टीरिया है ये जो नुकसान पहुंचाते हैं। अगर जरासीम खुद को जिस्म के अंदर किसी हिस्से से मुंसलिक कर देते हैं, मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं जब ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं तो वहां पर क्या कर लेते हैं, दे अटैच देमसेल्फ विद एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस्म के किसी भी एक हिस्से से जब वो अटैच हो जाते हैं और अफजू हो जाते हैं, बढ़ते हैं, या वहां पर वो पलने लगते हैं। आम तौर पर जो बुनियादी फार्मूला है, जैसे मैं आपको बताया था, कई मरतबा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जितने ये जो तरीक़े इलाज है, मेडिसन है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, इन सब का जो मेन फोकस होता है कि ये लोग दे स्टडीड द ह्यूमन बॉडी। इन सभी तरीक़ों में सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ पढ़ाई जाती है मेडिसिन करने वाले को, वो इंसानी जिस्म कैसे काम करता है वो उसको पढ़ाया जाता है। अगर कोई तालिब इल्म वेटनरी डॉक्टर बन रहा है तो भी उसको इंसानी जिस्म कैसे काम करता है बताया जाता है। वेटनरी डॉक्टर किसको बोलते हैं? सवाल, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ये जो वेटनरी डॉक्टर होता है ये किसको कहते हैं? जी बताइए। सब मवेशियों के डॉक्टर को। हाँ, ये वो डॉक्टर होता है जो जानवरों का इलाज करते हैं। तो यहाँ पर सवाल कि क्या जो वेटनरी डॉक्टर होता है उसको भी ह्यूमन बॉडी पढ़ाई जाती है या जानवरों की बॉडी के मुताबिक डिस्कस होता है? बताइए। लाजमी बात है, जो वेटनरी की डॉक्टरी कर रहा है तो उसको जानवरों के जिस्म के मुताबिक पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जैसे मैं बता, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, यूनानी है, तो यहाँ पर चूंकि ये तरीक़ा इलाज इंसानों पर आजमाया जाना है, इंसानों पर, ह्यूमन बीइंग को जो सो इस तरीक़े इलाज से फ़ायदा पहुँचाना मकसूद होता है, तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया जाता है।
तो ये सभी इस बात पर मतलब इनका जो तरीक़े इलाज है वो इस तरीके से काम करते हैं कि जी बताइए। चूंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किन्होंने हैंड रेस किया है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस किसी ने भी हैंड रेस किया है वो अपनी बात रखे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर चार जैसे एमबीबीएस करते हैं तो सर 4 साल तो एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है ना सर, जी तो सब विक्टिम डॉक्टर हो या ह्यूमन डॉक्टर हो, सभी को तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और 1 साल बाद जो होता है वो फाइनल में उसमें सिलेक्शन होना पड़ता है। 1-2 साल बाद 2 साल सही एक साथ ही पढ़ाते हैं, 2 साल बाद चेंज कर देते हैं। नहीं, वो बीडीएस है, तो बीडीएस और उसको तो एमबीबीएस इंसान के यानी बारे नहीं वेटनरी में जो पढ़ाया जाता है वो यकसा नहीं होता, और वेटनरी में तो निस्बतन आसान है बनिस्बत जो एमबीबीएस का कोर्स है उसके और वेटनरी के उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अलबत्ता जो चीज़ कॉमन होती है फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, बीडीएस यानी जो दांतों का इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको भी शुरू में फर्स्ट ईयर में जो ह्यूमन बॉडी की जो अनाटॉमी है वो पढ़ाई जाती है और फिर सेकेंड ईयर से उनका अलग आता है। लेकिन वेटनरी डॉक्टरों को तारुफ तो ज़रूर दिया जाता है, इंट्रोडक्शन, लेकिन जैसे ये लोग पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ते, वहाँ पर वो उनकी पढ़ाई अलग हो जाती है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा बेसिक जो नुक्ता है, जो पॉइंट है, मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि इंसानी जिस्म में इलाज के लिए ये जितने तरीके भी दस्तयाब हैं वो दरअसल उसी सिस्टम को यूज़ करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर इंसान को जब पैदा किया है तो उसके अंदर वो उसको मौजूद रखा है। वो है नेचुरल डिफेंस सिस्टम, जिसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं बॉडी का। यानी बॉडी के अंदर क्या है कि बनाने वाले ने, खुदाए ताला ने, हमारा ईमान है कि हम सबको बनाने वाला वो एक अल्लाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में वो सिस्टम उसने रखा है। हर इंसानी जिस्म में वो सिस्टम होता है जहाँ पर क्या है कि वो जो बैरूनी है, जैसे बहुत सारे जरासीम हैं, इन जरासीमों को, इन बैक्टीरिया को बनाने वाला भी वो अल्लाह ही है, जिनको हम देख नहीं सकते और जो हवा के ज़रिए से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म में पहुंच जाते हैं। और इनमें से अगर कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम ऐसा है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो काम करने लगता है। यहाँ पर उसी की मिसाल दी जा रही है, वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जब कोई ऐसा बैक्टीरिया को उर्दू में क्या बोलेंगे? जरासीम। 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 जब कोई ऐसे जरासीम हमारे जिस्म में आ जाए जो कि हमारे जिस्म के लिए मुफीद नहीं है, फायदेमंद नहीं है, ऐसे जरासीम जो फायदा नहीं पहुंचा सकते वो आ जाए, तो उनसे लड़ाई करने के लिए जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, नेचुरल इम्यून सिस्टम क्या है? कुदरती तौर पर हर इंसान के जिस्म में मौजूद जो डिफेंस सिस्टम होता है उसी को इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। वो क्या करता है? उससे लड़ाई करता है। जदीद तहकीक में, लेटेस्ट रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे जरासीम होते हैं जिनसे लड़ाई इंसानी बॉडी खुद अपने तौर पर, उसका जो सिस्टम है वो खुद कर लेता है और इंसान को पता भी नहीं लगता कि उसके जिस्म में ऐसे कोई जरासीम दाखिल हुए थे जो उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, और उन जरासीम को जो जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उस सिस्टम ने उनको ख़त्म कर दिया। आपको मालूम भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि अचानक थोड़ा सा हमें लाइट टेम्परेचर भी महसूस होता है, कुछ बॉडी में थकन भी महसूस होती है, हम थोड़ा आराम करके उठ जाते हैं, उसके बाद तबीयत बहाल हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन आम तौर पर जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो उसका असर अक्सर महसूस करते हैं लोग। और जिनका स्ट्रॉन्ग स्टेमिना, जो मजबूत जिस्म के और मजबूत आसाब के मालिक होते हैं,
उनको पता भी नहीं होता कि उनके जिस्म ने अंदर कैसे जरासीम से लड़ाई भी की, और जो कमज़ोर होते हैं आमतौर पर उसके असरात दिखते हैं। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये जब जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के किसी एक हिस्से के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जिस्म का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, टीबी का अटैक हुआ, आपको पता भी नहीं लगा कि, और वो खुद ही क्या हो गया कि आपकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, वो जरासीम मर गए, आपके जिस्म से खारिज हो गए, आपके जिस्म से बाहर निकल गए। लेकिन जब ये जरासीम वहाँ पर जिस्म में मौजूद रहते हैं और आपका जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ जो सिस्टम है, वो उसको अगर शिकस्त नहीं दे सका, वो उसको हराया नहीं, वो उसको भगाया नहीं, तब क्या होता है, वो आपके जिस्म में रहकर आपको मर्ज में मुब्तला करते हैं, आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं, और ऐसी सूरत में उसका इलाज करना पड़ता है। जब जिस्म खुद, इंसान का जिस्म खुद उसका डिफेंस नहीं कर सकता, उनको मार के भगा नहीं सकता, तब फिर बाहर से इंटरफेरेंस करना पड़ता है, जो दवाई की शक्ल में होता है। हालांकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन और इस मर्ज का इलाज भी मौजूद है, टीबी का बिल्कुल इलाज मौजूद है। उसको अगर सही डायग्नोस कर लिए तो उसका ट्रीटमेंट, और बहुत सारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये इलाज मुफ्त में है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बहुत सारे लोग आज भी इस हवाले से लाइल्म हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि टीबी का मर्ज भी लाहक होता है, वो सीरियस भी हो जाते हैं, और इलाज नहीं करने के सबब, निगहदाश्त नहीं करने के सबब वो आज भी मौत के मुंह में जाते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को सेंसिटाइज करना, आप लोगों को इन्फॉर्म करना, क्योंकि आप लोग कल के सहाफ़ी हैं। कल जब आप इस फील्ड में जाएंगे, कल आप जब हेल्थ के इश्यूज पर हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, अभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना में जब रद्द-बदल किया, चेंजेस लाए, तो उन्होंने हमें एक स्वास्थ्य का नया मंत्री दिया है, जिनका ताल्लुक गुजरात से है। तो आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप भी मीडिया में जाएं, आप बड़े जर्नलिस्ट बने, आपको अवसर मिले, मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उनका इंटरव्यू करें, तो आपको मालूम होना है कि हेल्थ के असल इश्यूज़ क्या हैं, कौन से इश्यूज़ पर आप उनसे, आप जानते ही नहीं, आपको इंटरव्यू का मौका मिल गया, जब आप फ़ोन कर रहे हैं, हेलो सर मैं बात कर रहा हूँ आपका स्टूडेंट फलां बैच में, मैंने आपके पास कोर्स किया था सर, वो दरअसल मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया है सर, मुझे इंटरव्यू करना है, कुछ क्वेश्चन हो तो बताइएगा। और फिर ऐसा फ़ोन जब आता है तो सर भी क्या करते हैं, हेलो हाँ कौन बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो जैसे ही पूछा जाता है सवाल, बोलिए हेलो आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, हेलो। भैया टीचर को भी अपने कुछ काम होते हैं, मतलब ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से होमवर्क किया है, तो आपके लिए सवालात बनाना, इंटरव्यू करना कोई बड़ा मसला नहीं है। और आपको मालूम है कि मीडिया एक ऐसी जगह है, यहाँ पर आप होमवर्क अगर नहीं करेंगे, आपके पास नॉलेज नहीं होगी सब्जेक्ट की, लेकिन आप पोज करेंगे, पोज करना किसको बोलते हैं, पोज करना, अरे वो बहुत पोज करता है। पोज मतलब मश्क करना है, क्या करना, मश्क करना नहीं समझा मैं। किसी चीज की प्रैक्टिस करना बार बार सर। अच्छा, मैं उसको शायद अगर आसान शब्दों में बोलूं तो स्टाइल मारना। जी सर वही। यस सर। लेकिन मश्क करना अलग होता है। हाँ, एटीट्यूड जी। तो मश्क करना अलग चीज है, स्टाइल मारना अलग चीज है। तो अगर कोई इस तरह करता है कि अरे मैं तो बस मुझे अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है, मैं तो इंटरव्यू करूंगा, तो आप क्या करते हैं, चाहे आप प्रिंट मीडिया के लिए काम करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करें, आप होमवर्क नहीं करेंगे, आप एक वर्ड को जानते नहीं उसकी मीनिंग क्या है, लेकिन उस पर आप सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आप क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। कैसे एक्सपोज हो रहे हैं,
आप अपना इग्नोरेंस, आप अपना इग्नोरेंस, अपनी लाइल्मी, आपकी गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है उसका कि लोग जान जा रहे हैं कि 2000 की नोट में चिप है या नहीं है। एक सहाफ़ी ने कहा था, टेलीविज़न के एक जर्नलिस्ट ने, एक पत्रकार ने, एक एंकर ने कहा था कि सरकार ने 2000 की नोट में एक ऐसा चिप लगाया है कि अगर ये नोट ज़मीन के अंदर भी छुपा दी जाए तो सैटेलाइट की मदद से सरकार उसका पता लगा लेगा। बगैर होमवर्क किए, बगैर इंफॉर्मेशन हासिल किए जब एक पत्रकार, एक एंकर इस तरह की बात करता है तो क्या होता है, वो मजाक का मौजू बन जाता है। आप लोग देखे नहीं देखे ये वाली वीडियो, ये वाली पत्रकारिता की मिसाल? यस सर। देखे हैं सर। क्या कहता है वो पत्रकार, बताइए, कुछ याद है किसी को? 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, माइक्रो चिप, जिससे पता उसे लग कहीं भी सकता रख के है पकड़ा ब्लैक जा मनी सकता है, नहीं हो सकती। अभी काला धन बच हाँ का अभी आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि कितना बड़ा मजाक हुआ वो है? कोई चिप 2000 की नोट पर? नो सर। सर। तो इस मिसाल से मैं आप लोगों को ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, कोई शब्द, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात जो आप जानते नहीं, उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उस पर अगर बात करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप भाई, आपके भी ज़माने में जब आप फील्ड में जाएंगे 10 साल 15 साल बाद, तो आपके भी जो ऑडियंस होंगे, आपके भी जो व्यूवर्स होंगे, आपके भी जो रीडर्स होंगे, वो बेवकूफ़ थोड़ी होंगे, वो भी आपके ऊपर हंसेंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप अपने आप को दो ही पोजीशन में रखना, जानते हैं तो जवाब देना, नहीं जानते हैं तो गेस नहीं करना। जैसे अकमल से हमने पूछा था कि आप जानते हैं या नहीं, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया तो बोले कि सर नहीं जानता मैं, लेकिन मैंने गेस किया। तो ये वाली आदत क्लासरूम में ही हम एज ए टीचर, आई फील इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्करेज स्टूडेंट। तो जब कोई सवाल आ जाए तो नेवर एवर गेस द आंसर। आप जानते हैं तो ही उसका जवाब देना है आपको, आप नहीं जानते हैं तो उसको गेस नहीं करना है। जी बताइए। लेकिन सर बहुत सारे मतलब टीचर्स हैं जो बोलते हैं गेस कीजिए, तो उसका क्या करें हम लोग? बहुत सारे टीचर क्यों, खुद अमिताभ बच्चन जब टेलीविजन पर आकर कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम पेश करते हैं तो उनके प्रोग्राम से सारे हिंदुस्तान में यही मैसेज जा रहा है कि भाई गेस करो ना, जा रहा क्या रहा है। तो ये वाली टेंडेंसी एक स्टूडेंट के लिए बड़ी हानिकारक है, ये मेरा अपना मानना है। और मेरा अप्रोच कैसा है सिखाने का, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, वो आप लोग जानते हैं। तो फैसला करना आप लोगों का काम है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, जिससे आपको फायदा मिले उनसे आप जो है फायदा उठा लीजिएगा। लेकिन आपके पास इतनी समझ बूझ, इतनी आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अच्छा क्या है बुरा क्या है खुद जान सकें। लेकिन मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्टूडेंट इसी तरह का, और एक मरतबा अगर कोई गेस करे और वो जवाब सही निकल जाए, वो मेहनत करेगा, वो प्रॉब्लम है। बहरहाल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है वो गेस करने का कि उस पर मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को कौन बनेगा करोड़पति देखने से भी मना करता हूँ। और ख़ास तौर पर नफ्सियात को मद्देनज़र रखें तो वो भी चीज़ बड़ी, मेरे हिसाब से बड़ी नुकसानदेह है, जो तलबा को इस हवाले से मुतासिर करती है। यहीं पर हम अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अब वक्त है सवालात का, और सवालात से पहले मैं चाहूँगा कि आज की क्लास से आप लोग यही सवाल लेकर जाएं कि टीबी का मर्ज़ क्या है, टीबी क्या है, टीबी के मर्ज़ पर नोट लिखिएगा, टीबी के मुताल्लिक़ अवामी शऊर की बेदारी क्यों ज़रूरी है उस पर नोट लिखिएगा। 2 बल्कि 3 सवालात भी आप इस पर बना सकते हैं। आपके पास इतना मवाद है, इतनी इंफॉर्मेशन तो है, या इतना हमने डिस्कस किया है कि आप लोग इसका जवाब लिख सकते हैं। तो आज की क्लास से यही सवालात आप लोग लेकर जाइएगा। अगर सवाल नहीं बनाते, सवाल का जवाब नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आप कम से कम जो इंफॉर्मेशन आपको 2 अलग अलग अटैचमेंट के तौर पर मैंने शेयर की है, उसको सामने रखिए, उसमें से आप नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में इसी को नकल कीजिएगा। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप तवील जवाब, लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर होइएगा। चूँकि लॉन्ग आंसर के लिए आप प्रिपेयर होंगे
तो आपको लिए अगर शॉर्ट आंसर में भी ये सवाल आता है तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं और 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया। वक्त है सवालात का। जी बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर मुझे पूछना था कि जो हेम्योपैथिक की दवा होती है तो उसमें रिएक्शन होता है? होम्योपैथी की दवा में उसकी जो खास बात यही बताई जाती है कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। एलोपैथी की दवा के हवाले से सबसे बड़ा यही उसका डिसएडवांटेज है कि सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है या सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी इसी का है। अब आप देख लीजिए, एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी, क्या इनमें से किसी के पास कोरोना का कोई इलाज है? आयुर्वेद की कोरोनिल दवा आई है मार्केट में, लेकिन फिर सरकार ने भी जिस तरीके से या फिर डॉक्टर्स ने जिस तरीके से योगी, क्या नाम है उनका, जो योगा करने वाले बाबा हैं, उनको जिस तरीके से नोटिस, तो वो उनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। किसी के पास इस तरह के चैलेंजेस का जवाब नहीं है। तो बहुत सारे जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहीं पर इसके साथ रिस्क भी है कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन दीगर तरीके इलाज उनके साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अब आप होम्योपैथी की बात कर लीजिए, होम्योपैथी का क्या, कोरोना हो गया है किसी को तो क्या इलाज है उनके पास? क्या होम्योपैथी से किसी की जान बची है? ये एक सवाल है। और कोई सवाल? नहीं ये सवालात आप लोग सवालात अगर नहीं है तो फिर हम अब अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे आप तलबा की। मोहम्मद अपनी हुदा, उस्मा सदर, मोहम्मद नियाज, फौजिया मुकर्रम, शहाबुद्दीन, कलीम, शाहिदुल हसन, गुलसबा परवीन, जसारत कहाँ पर है और किसकी नहीं हुई अटेंडेंस? जसारत आप तक आवाज आ रही है? सर वो नहीं है। चलिए ठीक है, फिर वो वाली चीज़ के असाइनमेंट दूसरा कैसा हो कब आप लोग डिसाइड करेंगे? आज अकमल भी क्लास में आ गए हैं, उस्मा भी हैं, और भी स्टूडेंट हैं, तो ये डिसाइड कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कल तक के आप लोग जो सेकंड असाइनमेंट है, सेकंड असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। मैंने तो जो मेरे आइडियाज़ हैं वो आप लोगों के गोशगुजार कर दिए थे, तो अकमल से भी रिक्वेस्ट है या तो आपस में डिस्कस करें या हमारे जो पिछले लेसन हैं उन लेसन्स को यूट्यूब पर देखें और फिर अपनी राय से कल तक हमें आगाह कर दें ताकि हम भी उस हवाले से तैयारी कर सकें कि आप तलबा अपना जो दूसरा असाइनमेंट है वो दूसरा असाइनमेंट वीडियो की शक्ल में देंगे या तहरीरी शक्ल में देंगे। बेहद शुक्रिया आप तलबा का। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और यही दुआ करते हैं कि हम जल्द से जल्द, जिस तरह से कोरोना के हालात के सबब हम अपने घरों पर महदूद हो गए हैं और तालीम के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस पर मुनसिर हैं, इन हालात से हम जल्द से जल्द बाहर निकलें और बाज़ाब्ता तौर पर कमरे जमात क्लासरूम में पहुँचें और दो बदो तालीम हासिल कर सकें। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और आज तो जुमे का दिन भी है, अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।